अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर व्यूअर्स। जब से होश संभाला है यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि बिल्कुल नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हमारी जो सरहदें हैं मशरकी और मगरबी सरहदों पे टेंशन वाला माहौल है। तो दुश्मन अफ़गानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान से जो है बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं जंग करने के लिए, और हमारे सिपाही हमारे शहीद नौजवान अपने वतन के इंच इंच के बचाने के लिए वो सरहदों में मौजूद है। ऐसी सूरत में दो सूबे हमारे जो हैं सरहद और बलूचिस्तान दहशतगर्दी के हत्थे चढ़े हुए हैं। और ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? इंडिया के सपोर्ट से अफ़गानिस्तान से की बॉर्डर से पाकिस्तान में दहशतगर्द घुसते हैं, यहाँ पे धमाके करते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर आपने देखा कि क्या हुआ। तो इस वक्त हम बिल्कुल नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। सिर्फ दो सूबे हैं, लेकिन एक सूबा है सिंध जो अमन का गहवारा था, है और रहेगा इंशाल्लाह। पंजाब में भी अमन है, लेकिन पंजाब में क्योंकि कैपिटल इस्लामाबाद है, वहाँ पे सियासी जमायतें मजहबी जमायतें आए दिन वहाँ पे भी बाहर रोडों पे निकल के मुल्क के लिए हुकूमत के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल पैदा करते हैं। तो एक सूबा आज का मौजू है मेरा वीलाग की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आज का वीलाग करने का मतलब ये है कि आपको बताऊं कि सूबे सिंध में इस वक्त जो है अमन तबाह करने के लिए कौन कौन सरगर्म है और किसके इशारे पे सरगर्म है और क्यों सरगर्म है। इस वक्त सिंध का जो कैपिटल है कराची, उसमें हालात बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। उसमें एक सियासी जमायत लिसानी जमात है और उसको सियासी जमायत का नाम दिया गया। वो कराची का और सिंध के कैपिटल है कराची, और उसका और पूरे सिंध का अमन सुकून बर्बाद करना चाहती है। साथों साथ सिर्फ वही मौत इल्ज़ाम नहीं, साथों साथ हमारे जो है सिंध हुकूमत जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी की जागीर है 15-20 साल से, वो भी सिंध के अमन को तबाह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो किस तरह पड़े हुए हैं क्या मैं तफसील से आपको बताऊंगा, लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो ये चैनल देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं मज़ीद गुजारिश करूँगा कि ये आप सब चैनल देखें, एंड तक देखें, सब्सक्राइब भी करें, पसंद आए तो लाइक भी करें और दोस्तों को तरगीब दें देखने के लिए और उनको शेयर करें। तो अब आते हैं ज़रा इस वीलाग की तरफ। तो आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया आपको, कि कोयटा और पूरा बलूचिस्तान इस वक्त कोई भी शख्स, चाहे वो सिंध का हो चाहे पंजाब का, वो इस तरफ बलूचिस्तान जाने के लिए से पहले 10 दफ़ा सोचता है, डरता है, खौफ है कि वहाँ पे आवाज़ ना हो जाऊँ, वहाँ पे मार न दिया जाऊँ। ट्रेनों से और बसों से उतार के लोगों को गोलियाँ मारी जाती हैं सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर। तो ये बलोच नहीं कर रहे, ये पाकिस्तानी नहीं कर रहे, ये गैर मुल्की एजेंट जो है पैसा दे के अपने बेज़मी लोगों को ख़रीद कर वो करते हैं। इसी तरीके से आप चले जाएं केपीके में भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन वहाँ अमन कायम करने में नाकाम रही है। और आए दिन कभी स्कूलों के ऊपर टारगेटेड हमले होते हैं, कभी APS के ऊपर होते हैं। तो इस तरीके के वाक़यात होते रहते हैं। अब कराची की सूरत हाल ये है। तो पहले तो मैं हुकूमत के बारे में बताऊंगा। सिंध हुकूमत का ये सिलसिला है कि अभी वकील 27वीं तरमीम के लिए उन्होंने एक राय अमल तैयार किया है, एक कन्वेंशन मुकर्रर किया सखर में। अब सखर के कन्वेंशन को वकीलों की ताकत को नहीं मानते हुए सिंध हुकूमत के जिम्मेदारान, बड़े अफसरान, वज़ीर आला से लेके वज़ीर दाखिला से लेके जरदारी तक, इन्होंने उसको कन्वेंशन को नाकाम बनाने के लिए क्या ऊँची हरकत की कि नवाब शाह से सपाफ सिंध पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक लोग, मेयर के सेक्रेटरी और दूसरे लोग
हट्टे कट्टे मूछों वाले ये बहादुर बना के भेजे कन्वेंशन में जाके हंगामा हुलड़ मचाओ, ताकि वकीलों का ये कन्वेंशन जो 27वीं तरमीम के खिलाफ जो एक इताद बना रहे हैं वो नाकाम हो सके। वो आए वहाँ पे सखर में आए और बेहतरीन उनकी रिसिप्ट दिया उनको। हमारे नौजवान वकीलों ने ऐसा रिसेप्शन दिया कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हुकूमत सिंध भी याद रखेगी कि इनके किसी के कन्वेंशन में तकरीबकारी करने के लिए या उसमें हुल्लड़बाजी करने के लिए जो लोग भेजते हैं तो उनका अंजाम क्या था। वो जूते पड़े, उनको मार पड़ी उनको, और आखिर में इनको घसीट के पुलिस की गाड़ियों में लेकिन क्योंकि हुकूमत सिंध के भेजे हुए लोग थे वो थानों से छूट गए, भागने का नाम देकर उनको छोड़ दिया गया। चले, ये तो हुई सखर वाली वकीलों की बात। अब कल परसों जो कराची में हुआ है, सिंध हुकूमत ने वकीलों को कुचलने का एक इरादा कर लिया कि इनकी तहरीक अगर जोर पकड़ गई तो ये इफ्तिखार चौधरी के ज़माने वाली तरीके से हो गई तो न वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह रहेगा, न सदर पाकिस्तान ज़रदारी रहेगा। तो इसके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए इन्होंने पुलिस का एक पूरा जैसे बटालियन कह जाए बड़ी तादाद में कराची में वकीलों ने से के ऊपर पुलिस भेजी गई, जिन्होंने पुलिस ने तशद्दुद करना शुरू किया जब वकीलों के ऊपर, तो फिर वकीलों ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया, पुलिस को भी। उसमें से पाकिस्तान के जो हुकूमत सिंध से अदारे वाबस्ता हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे एक इंस्पेक्टर 3 फूल वाले बूढ़ी शख्स को दिखा दिया और वो रोने लग गया कि मुझे वकीलों ने मारा पीटा। भाई आप गए क्यों? वो तो पुरअमन तरीके से एक कन्वेंशन या एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें आप लोगों को जाने की क्या ज़रूरत थी? हुकूमत सिंध ने भेजा आप तनख्वाह हिलाल करने के लिए, आप जाएंगे और वकीलों को मारेंगे और वकील चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे, वो ईंट का जवाब पत्थर का ज़माना आ गया। तो ये चीज़ें जो हैं जो बिल्कुल गलत हैं और हुकूमत सिंध खुद सिंध का अमन ख़राब करना चाहती है। पहले सिंध का अमन ख़राब करना होता था, पहले तो जो मुर्दा दफन होते हैं उनको कब्रों से निकाले जाते थे, वो मौजू। यानी मेरा मकसद है जैसे काला बाग डैम एक हसास मसला था। जब भी सिंध का अमन ख़राब करना होता था, सिंधी आवाम को रोड पे लाना था ताकि लोगों की अज़हन उस तरफ रहे, मुतवज्जा उस तरह, और असल मौजू की तरफ जो जिसको वो ढांपना चाहते थे वो सिंध में अमन को ख़राब करते थे। फिर काला बाग डैम बनेगा, लोग सिंधी निकल पड़ते थे, हम लोग नहीं बनने देंगे। वो सारी लोगों की, पब्लिक की, पाकिस्तान के पूरी आवाम की तवज्जो उस तरफ होती थी, पीछे से जो काम कराने थे वो कर दिए जाते थे। तो इस वक्त तो खैर काला डैम का नहीं है सिलसिला शुरू हुआ। अब मैं आपके पास आता हूँ उन 4-5 बंदों के जिन्होंने भी जो है इरादा कर लिया कि सिंध में अमन नहीं होने देना है, और वो बेवकूफ़ हैं। वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी लगा रहे हैं। उन्होंने अपने मेरा मकसद है पाकिस्तान ये M2M जो है पाकिस्तान विंग का, उसके बारे में उनके 4 लफंगे लीडर, मैं कहूँगा लफंगे गलत लफ्ज़ है लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, टेसूरी जिसको गवर्नर सिंध बनाया गया है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसने बांदी में क्या चोरियाँ की है, सबको मालूम है। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हुआ, उसकी तस्वीरें भी एक पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए मुजरिम के हैसियत से, उसको गवर्नर सिंध मुकर कर दिया। चले ठीक है जनाब। मुस्तफ़ा कमाल वो शख्स है जो टेलीफोन ऑपरेटर होता था अल्ताफ़ हुसैन भाई का, टेलीफोन आता था अल्ताफ़ हुसैन भाई का, वो रिसीव करते थे। उसमें से वो तरक्की करते करते मेयर कराची बन गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया वो आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी, मेरे ख्याल में वो भी मेरे तरह कैंसर के मरीज़ है, बिल्कुल मरने के एकदम पे पड़े हुए। और तो ये 3-4 शख्स जो है ये इस वक्त एक ऐसा हसास मौजू खोल के बैठे। पहले तो भाई आप अपनी चारों अशखास जो हैं, कैसूरी हुआ, मुस्तफ़ा कमाल हुआ, फारूक सत्तार मेमन आदमी, वो जी हुजूर करने के लिए उसको रेंजर्स ने जब पकड़ के उसका दम निकल रहा था जब उसको गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे चारों बंदे जिनमें से चौथे का तो मालूम नहीं है कासिम टेसूरी का, लेकिन ये 3 बंदे जो हैं मुस्तफ़ा कमाल वाले, इन्होंने अपने कायद का, अपने लीडर का, अल्ताफ़ हुसैन का पीठ में छुरा घोंपा।
इन्होंने इनको अल्ताफ हुसैन को गालियाँ दी। आप चलाएं वो वीडियो, क्यों नहीं चलाते? चलाएं, दिखाएं सोशल मीडिया पे। हैं गैरतमंद सिंधी या मुहाजिर जो उन चीज़ों को निकालें कि जब मुस्तफ़ा कमाल आया था पाकिस्तान वापस तो उसने अल्ताफ हुसैन के लिए कौन सी जुबान इस्तेमाल की थी? इस वक्त वो हाई ये कर चुके हैं MQM को। अब उसको 2 हिस्से कर दिया, एक लंदन में बेचारा अकेला बैठा हुआ अल्ताफ हुसैन, उसको पीठ में छुरा घोंप के उसको साइड कर दिया। उसको इस्टेब्लिशमेंट ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, उसको हुकूमत पाकिस्तान ने इतना नहीं पहुंचाया जितना इन 3-4 बंदों ने। बाबर गौरी के कहाँ बैठा हुआ पैसे कमा के चला गया, अल्ताफ हुसैन वहाँ भूख मर रहा है लंदन में, पागल बन गया वो वहाँ पे। तो ये लोग जो है आप देखें, इनके कहने में ना आए। इन्होंने भी सोचा जोड़ा है कि भाई हम जो है सिंध को तकसीम करेंगे। ये पहली बार सिंध में सूबे बनाने का इशू नहीं उठाया है। ये जब भी ऊपर से इशारा आता है, यानी बाहर हमारे दो दुश्मन मुल्कों का, कि भाई 2 सूबों में जो हालात ख़राब है, सिंध में अमन क्यों है, तो इनको माचिस की तीली दी जाती है कि आप 50 मौजूदों को आग लगाएं, और वो फिर शुरू करने देते हैं, पुराने आलापने शुरू कर देते हैं कि हम सिंध में 3-4 सूबे बनाएंगे, हम ये करें। अरे भाई, आप लोग सिंध में पैदा हुए हो, 47 के बाद जो आए यहाँ पे, और जो यहाँ पैदा हुए उनसे भी आज पूछो कहाँ, मैं ये लखनऊ हूँ, मैं ये हैदराबादी हूँ, मैं ये दिल्ली का हूँ। मैं भाई आप भूल जाओ, आपके वालिद दादा परदादा ने, ऐसे तो मेरे परदादा ने भी माइग्रेट किया होगा, अगर खोज लगाऊँ तो परदादा दादा ने भी। आगा पठान कहलाता हूँ, सिंधी पठान हूँ, लेकिन आए फिर अफगानिस्तान से होंगे, हमें नहीं है पता। तो आपको तो पता है कि आपके वालिदैन इंडिया में से 47 के बाद या 50 तक जब आए माइग्रेट करके, आप लोगों की तो जन्म इसी धरती पे हुआ है। आपके पहला चमचा जो मुंह में दिया गया होगा वो पानी का, सिंध का पानी दिया गया होगा। सिंध के अस्पतालों में पैदा हुए होंगे, सिंध के घरों में पैदा हुए होंगे। आप लोगों के सिंधियों ने वेलकम कहा। सिंधी उस वक्त बेवकूफ़ नहीं थे, सिंधी रहमदिल कौम थे, उन्होंने आपको गले लगाया। आप उनका एहसान फरामोशी करके आप उन्हीं से के साथ लड़ने की तैयारी करें, सिंध का अमन तबाह करना चाहें। मुझे सिंधियों के साथ हमदर्दी नहीं, न मुझे आपके साथ दुश्मनी, लेकिन मुझे अपने सिंध सूबे से, सिंध की धरती के एक एक इंच के साथ मोहब्बत है। आप उसको तकसीम करेंगे। आप कहाँ रह रहे हैं इस वक्त? कराची में रह रहे हैं, सिंध का कैपिटल है कराची। आप लोग तो वो लोग हैं जो कायदे आजम सिंधी था, उसने सिंध को आज़ाद कराया, ठट्टे के करीब झिरक में रहता था, उसको आप अपने हिस्से में लेके गए जी, वो कराची का था। चलो भाई, तुम्हारा था कराची का था, चलो। तो तुम लोग सिंध के दुश्मनी में आप ऐसी ऐसी हरकतें कर, घटिया हरकतें कर बैठते कि जिससे आपकी नस्ल का पता चल जाता है। तो आप सिंध को तकसीम करने का मत सोचें। आप ये भूल जाएं कि 80-90 वाला दौर नहीं है जब आप सिंधियों को पकड़ के, मेरे घर में 88 में मेरे घर में घर पॉइंट पे मेरे से माल लूटा गया था। मेरी ज़बान मत खुलवाए, मैं उन लोगों को आज भी जानता हूँ हैदराबाद में, लेकिन मैंने उनके खिलाफ FIR नहीं। क्यों? हमें एक साथ रहना, हमारे भाई हैं। सिंधी भी इधर मरेगा तो यहाँ दफन होगा, मुहाजिर भी मरेगा तो यहीं दफन होगा। लेकिन अब आप लोग फिर एक दफ़ा से दोबारा नफरतें पैदा करना चाह रहे हैं। आप समझ लें, सूबाओं के आपने इशू शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर कराची और हैदराबाद के ऊपर आप जाते हैं, सब्जियाँ कहाँ से खाएँगे आप? सब्जियाँ अगर हम सिंध से नहीं आएंगी तो कहाँ से खाएंगे? पहली बात तो नामुमकिन बात, आप आसमान से तारे उतारने वाली बात करेंगे, आसमान से तारे उतार के ले आएंगे, तो ये बातें भूल जाएं। सिंधी हो आप, सिंधी, सिंध की पैदाइश हो, सिंधी मुहाजिरों ने आपस में शादियाँ की हुई हैं, सही है। तो जो बच्चा सिंध में पैदा हुआ है, चाहे वो सिंधी का हो, चाहे मुहाजिर का हो, चाहे पंजाबी का, वो सिंध में पैदा होने वाला, सिंध का नमक खाने वाला सिंधी कहलाएगा। और सिंधी जो कहलाएगा वो अपने वतन को तकसीम करने की नहीं सोचेगा। तो आप ये जहन से जो है शैतानी ख्याल उतार दें, सिंध का अमन बर्बाद न करें। हमारी आर्मी, हमारी हुकूमतें इस वक्त पहले ही परेशान हैं सरहदों के सिलसिलों में, कि वहाँ पे वो करें या अंदरूनी इंतशार को मुँह दें। आपका भूल जाए कि 80-90 वाला है, जब दहशतगर्दी में आप लोग पकड़ के लोगों को टार्चर सेलों में ले जाते थे। आपने एक रिटायर्ड मेजर, एक ऑन ड्यूटी मेजर को भी जो आपने ड्रिल किए थे वो भी लोगों को याद है। आप जालिम लोगों हो और आप दूसरों के इशारों पे नाचने वाले लोग हो। तो आप ये चीज़ें छोड़ दें। हम सब पाकिस्तान आए हमारे साथ, सब पहले हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम सिंधी हैं।
اس میں سندھی میں جنم لینا، سندھ میں جنم لینے والا ہر ایک سندھی ہے، اور اس کا پورا حق ہے سندھ کے اوپر، جتنا میرا حق ہے، جتنا میرے بابا دادا کا حق تھا، اتنا آپ لوگوں کا۔ آپ نے سندھ میں جنم لیا ہے، آپ بھول جاؤ۔ آپ میں کتنے لوگ ہوں گے جو 80 سال کے ہوں گے، جو انڈیا سے سال 1.5 سال کی عمر میں آئے ہوں گے؟ آپ تو بھول جاؤ انڈیا کو یار۔ انڈیا کے کیوں کہلاتے ہو؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں نواب شاہ کا ہوں؟ میں کیوں نہیں کہتے کہ میں لاڑکانہ کا ہوں؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں مورو میں رہتا ہوں، مورو کا ہوں؟ اگر آپ نے یہ حرکتیں شروع کی تو پھر اندرون سندھ اس وقت جو آپ کے اردو اسپیکنگ رہ رہے ہیں، مہاجر رہ رہے ہیں، ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ اگر دونوں قومیں آپس میں لڑ پڑی تو نقصان اس دفعہ آپ کا ہوگا۔ آپ کیوں اپنے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، اور کیوں ہم لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے تعصب کا چشمہ اتاریں۔ نا انصافیاں آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، نوکریاں آپ کو نہیں ملی ہیں، نوکریاں سندھیوں کو بھی نہیں ملی ہیں۔ پانی دریا کا جو میلہ آپ پیتے ہیں، وہی دریا کا پانی میلہ ہم پیتے ہیں۔ اقتدار میں بیٹھے ہوئے منرل واٹر پیتے ہوں گے، لیکن عام سندھی ہو یا مہاجر ہو، اسی طریقے سے گزار رہا ہے جس طریقے سے ہم گزارے ویسے آپ گزارے۔ تو آئے عہد کریں کہ سندھ کو تقسیم کرنے کا خواب آپ چھوڑ دیں گے، ورنہ آپ کی شکست جو ہے، اور آپ کے لیے اتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں میں، پریڈکٹ ہے میری کہ آپ اب تو چلیں گے جہازوں میں، دبئی میں چلے جائیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا دبئی میں کاروبار ہے۔ بابر غوری کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ فیصل سبزواری کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہاں پہ کاروبار؟ کیا تھا تمہارے پاس؟ پھر تمہارے قائد کے پاس 50 ٹوٹی پوٹی 50 ہوتی تھی، یہیں کا اپنے عوام کا مال لوٹا ہے، آپ نے گھروں میں ڈاکے ڈال کے پیسہ جمع کیا۔ تو مت زبان کھلاؤ، اپنی اوقات میں رہو۔ سندھ ایک ہی ہے، رہے گی، آپ بھی اس کا حصہ ہیں، آپ بھی یہاں پہ ویلکم طریقے سے، بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی جینے دو، خود بھی جیو۔ امید ہے آپ کو میری باتیں تلخ ضرور لگی ہوگی، لیکن دل میں آپ ضرور سوچتے ہوگے کہ باتیں تو صحیح کہتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، آئیے مل جل کے ایک نعرہ لگاتے ہیں: پاکستان زندہ باد، پاک فوج آئندہ باد۔